अचानक सामने खड़े उस आदमी को देखकर आर्यन ठिठक गया। कुछ पल के लिए वो बस उसे देखता रह गया। चाल में गजब का ठहराव, कपड़ों में बेइंतहा शाही ठाठ। और जैसे ही वो आदमी उसके सामने आकर रुका, वो बिना एक पल गवाए आर्यन के सामने झुक गया। जिस आदमी के काफिले की सबसे सस्ती कार भी कम से कम 2-3 करोड़ की थी, उसका यूं आर्यन के सामने झुक जाना किसी भी सामान्य इंसान को स्तब्ध कर देता। आर्यन भी वही खड़ा रह गया, हैरान, स्तब्ध। और तब उस आदमी ने झुके हुए ही गहरी विनम्रता से कहा, आपको बड़े मालिक बुला रहे हैं। बड़े मालिक? आर्यन के होठों से धीमे से निकला। वो समझ नहीं पाया, इतना अमीर आदमी और फिर भी किसी बड़े मालिक का कर्मचारी, और वो मालिक उससे मिलना चाहता है। आर्यन थोड़ा हड़बड़ा गया। देखिए, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। पास में एक पॉश सोसाइटी है, शायद आपके बड़े मालिक वहां के किसी अमीर आदमी से मिलने आए होंगे। उस आदमी के चेहरे पर एक शांत मुस्कान फैल गई। सिर झुकाते हुए वो बोला, नहीं छोटे मालिक, मुझे आपके दादाजी जितेश दीवान ने भेजा है। मेरे दादाजी? आर्यन जैसे ही ये सुनता है, वो अपनी हंसी रोक नहीं पाता। पेट पकड़कर हंसते हुए कहता है, अब तो तय है कि आपको गलत फहमी हुई है। मेरे दादाजी तो गांव में रहते हैं। उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी खेतों में ही बिताई है। लगता है आपको दीवान सरनेम सुनकर कोई भ्रम हो गया है। देखिए, मेरे बस नाम में ही दीवान है। असल में हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन वो आदमी अब भी शांत खड़ा था। उसने अपने कोट की जेब से एक फोन निकाला। वो फोन जो दुनिया की सबसे महंगी कंपनी के लिमिटेड एडिशन में गिना जाता है। बिना एक शब्द बोले उसने वीडियो कॉल मिलाई। जैसे ही कॉल जुड़ी, उसने स्क्रीन पर बैठे व्यक्ति को सारी बात सम्मानपूर्वक बताई। फिर कैमरा आर्यन की ओर घुमा दिया। आर्यन की नजर जैसे ही स्क्रीन पर गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जिस दादाजी को उसने हमेशा धोती कुर्ते में देखा था, आज वही एक चारकोल ग्रे रंग के सूट में बैठे थे। हाथ में झिलमिलाती रोलेक्स की घड़ी, जिसकी कीमत ही $5 लाख से कम नहीं थी। पीछे एक शानदार और भव्य केबिन, कांच की दीवारों से झांकता एक निजी हेलीपैड। आर्यन कुछ बोलने ही वाला था, तभी सामने से उनकी आवाज आई। मैं समझ सकता हूं आर्यन, तुम्हारे मन में बहुत सवाल होंगे। ये लोग कौन हैं? मैं कौन हूं? और अगर मैं पहले से इतना अमीर था, तो तुम्हें गरीबी में क्यों पाला गया? आर्यन ने बस धीरे से सिर हिलाया। जितेश दीवान ने एक गहरी सांस ली और बोले, हमारी फैमिली दुनिया की सबसे अमीर फैमिलियों में से एक है, दीवान फैमिली। तुम बस इतना समझ लो कि अगर हम आधी दुनिया भी खरीद ले, तब भी हमारी दौलत खत्म नहीं होगी। ये सुनते ही आर्यन का मुंह खुला रह गया। वो कुछ क्षणों तक अवाक खड़ा रहा, फिर धीमे से अपनी दादाजी की आंखों में देखते हुए पूछा, अगर ऐसा ही था तो मुझे गरीबी में क्यों रखा गया? इस सवाल पर जितेश दीवान का चेहरा हल्का सा मायूस हो गया। उन्होंने क्षण भर रुककर कहा, मैं जानता हूं, अचानक से तुम्हारे सामने इतना बड़ा सच आने के बाद तुम्हारे मन में काफी सवाल है, पर अभी मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता। बस इतना समझ लो, ये राज तुम्हारे माता पिता की मौत के रहस्य से जुड़ा है। आर्यन की सांसें थमसी गई। मेरे मां और पापा, लेकिन उनकी तो एक कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी। दूसरी ओर से जितेश दीवान की नजर उसकी आंखों में गहराई से धंसी। वो पूरा सच नहीं था, लेकिन अभी तुम्हारे पूरा सच जानने का वक्त नहीं आया है। तो कब आएगा वो वक्त? आर्यन गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहता है। वही जितेश एक गहरी सांस लेते हैं और उसकी ओर देखते हुए बोलते हैं, देखो, मैं समझता हूं तुम्हें अभी कैसा लग रहा होगा, पर अगर तुम्हें अपने माता पिता की मौत का राज जानना है, तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। और कैसे? आर्यन अब भी उनकी आंखों में देख रहा था। अपने आप को दीवान परिवार का वारिस साबित करके। जितेश बिना पलके झपकाए बोले, और आखिर कैसे मैं अपने आप को दीवान परिवार का वारिस साबित कर सकता हूं? आर्यन ने पूछा, यह सब तुम्हें भूषण समझा देगा।
ऐसा कहकर उनके दादाजी ने कॉल काट दी। दरअसल भूषण उसी काले कोट पहने व्यक्ति का नाम है, जितेश दीवान का चीफ सेक्रेटरी। कॉल कटते ही भूषण आदर के साथ आर्यन के सामने झुकता है, लेकिन इस बार आर्यन उन्हें रोकते हुए कहता है, देखिए, आप मुझसे काफी बड़े हैं, मेरे सामने आप ऐसे झुकते हुए अच्छे नहीं लगते। आर्यन की बात सुनकर भूषण के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तभी वो आर्यन की ओर देखते हुए कहता है, आपके दादाजी ने रॉयल बैंक में आपका एक नया अकाउंट खुलवाया है, जिसमें उन्होंने आपके लिए कुछ फंड्स ट्रांसफर किए हैं। आप बस बैंक जाइए और वहां के मैनेजर से मिलिए। कुछ औपचारिकताओं के बाद आप उस फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्यन हाँ में सिर हिला देता है। भूषण आगे कहता है, आप चाहें तो मैं आपको आपके दादाजी के किसी भी विला में छोड़ सकता हूं। अब आपको उस छोटे से कमरे में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आर्यन उन्हें मना करते हुए कहता है, अभी नहीं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। भूषण उसकी मनोदशा समझ जाता है। बिना कोई सवाल किए वो अपना कार्ड आर्यन को थमाते हुए कहता है, अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। और फिर भूषण वापस से अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाता है। वही वो काफिला भी उसके पीछे पीछे वहां से चले जाता है। भूषण के जाने के बाद आर्यन काफी देर तक वही खड़ा रह गया, बिल्कुल जड़, स्थिर, मानो उसका दिमाग अभी तक ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये सब सच था या कोई सपना। कुछ मिनटों तक यूं ही खड़े रहने के बाद उसने भारी कदमों से अपने घर की ओर रुख किया। चांदनी चौक की तंग गलियों से होते हुए जब वो अपने उस छोटे से कमरे में पहुंचा तो सीधे अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। लेकिन नींद तो जैसे आंखों से कोसों दूर थी। दिमाग में वही सवाल, वही दृश्य, वही आवाजें गूंज रही थी। आपको बड़े मालिक बुला रहे हैं। हमारी फैमिली दुनिया की सबसे अमीर फैमिलियों में से एक है। वो बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। पर फिर कब उसकी आंखें थकी हुई सोचों में डूबते डूबते खुद ही बंद हो गई, उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। अगली सुबह जैसे ही आर्यन की आंखें खुली, उसने आदतन मोबाइल उठाया और वही उसे भूषण का मैसेज दिखा। सुप्रभात सर, आपकी आज 11 बजे रॉयल बैंक के मैनेजर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी गई है। आर्यन की नजर तुरंत पास की दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी। सुबह के 10 बजे वो उछलकर बिस्तर से उठा, सिर झटका, कपड़े खंगाले और सिर्फ 15 मिनट में तैयार होकर बाहर निकला। जल्दी में एक टैक्सी ली और चांदनी चौक से ग्रेटर कैलाश की ओर रवाना हो गया। लेकिन दिल्ली की ट्रैफिक कभी किसी की कहानी आसान नहीं होने देती। जाम में फंसे हुए उसे 2 घंटे से भी ज्यादा लग गए रॉयल बैंक पहुंचने में। जैसे ही टैक्सी रॉयल बैंक के सामने रुकी, आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें सामने खड़ी उस आलीशान, गगनचुंबी इमारत को देख रही थी। सिर्फ शहर ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया का सबसे अमीर और सबसे सिक्योर बैंक। बैंक के गेट के बाहर खड़ी कारें किसी कार शो से कम नहीं थी। बुगाटी, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी और ना जाने कौन कौन सी महंगी गाड़ियां। हर कार जैसे चीख चीख कर कह रही थी, यहां सिर्फ अमीरों का स्वागत है। आर्यन ने धीरे से सांस ली, अपनी शर्ट ठीक की और बैंक के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। तो आखिर क्या आर्यन मिल पाएगा रॉयल बैंक के मैनेजर से, या फिर से आएगी कोई नई अड़चन? जानने के लिए सुनिए रॉयल बिलियनेयर।